time dependent Schrodinger wave equation. For free particle, in free particle there is no interaction. Because of the free particle there is no any other forces. Therefore the total energy of the free particle is how much? Is equal to kinetic energy. So what will be the energy of free particle? So kinetic energy is 1 by 2 mv square, and we can also write p square by 2m, and here p is a linear momentum. Now linear momentum and energy of photon as a wave. So linear momentum को हम p से डिनोट करते हैं. So what will be the linear momentum p? p is equal to h by lambda. तो यहाँ पे हम 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 पाई से डिवाइड करेंगे. तो यहाँ पे क्या होगा? h अपन 2 पाई कितना होगा? h कट की वैल्यू है h अपन 2 पाई, एंड 2 पाई बाई लैम्बडा कितना होगा? k जितना. तो यहाँ पर हमारे लिनियर मोमेंटम कितने हुए? h कट k. ये हो गया. अब एनर्जी फोटोन की, तो एनर्जी कितनी होगी? E इज इक्वल टू एच न्यू. यहाँ पे भी हमें 2 पाई से मल्टीप्लाई और 2 पाई से डिवाइड करना है. तो यहाँ पे क्या होगा? h कट h अपन 2 पाई मीन्स h कट एंड 2 पाई न्यू इज इक्वल टू ओमेगा. सो हमारी एनर्जी कितनी होगी? E इज इक्वल टू h कट ओमेगा. नाउ वेव इक्वेशन फॉर फ्री पार्टिकल. फ्री पार्टिकल का वेव इक्वेशन हम लिखते हैं. तो साई, इसे हम साई कहते हैं. क्या? साई. साई इज इक्वल टू ए ई रेस टू आई के एक्स माइनस ओमेगा टी. ये जो है ये हमारा मैथमेटिकल फॉर्म है. कैसा? ई रेस टू आई एक्स. ई रेस टू आई एक्स मीन्स क्या होगा? कोस एक्स प्लस आई साइन एक्स, वेर आई इज कॉम्प्लेक्स नंबर. उसकी वैल्यू क्या होती है? √-1. और ये भी हो, ऐसा भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, आई स्क्वेयर इज इक्वल टू -1. ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है. तो यूज इक्वेशन 1 एंड 2 इन इक्वेशन 3. ये जो हमारा इक्वेशन 1 है p इज इक्वल टू एच कट के, एंड ये जो हमारा इक्वेशन 2 है e इज इक्वल टू एच कट ओमेगा, ये हमें इक्वेशन 3 में यूज करना है. तो क्या आएगा? साई इज इक्वल टू ए ई रेस टू आई पी अपॉन एच कट एक्स. तो यहाँ पे हमारा क्या था? p इज इक्वल टू एच कट के. तो यहाँ पे k इज इक्वल टू लिखे तो हम क्या होगा? p अपॉन एच कट. तो ये हमारा हो गया p अपॉन एच कट इंटू एक्स माइनस यहाँ पे क्या है? ओमेगा. तो यहाँ पे ओमेगा को लिखे तो क्या आएगा? e अपॉन एच कट. तो यहाँ पे e अपॉन एच कट हो गया. यहाँ से अब एच कट हमारा कॉमन निकलेगा. तो ये हो गया आई अपॉन एच कट पी एक्स माइनस ई टी. इसे हम 4th इक्वेशन नंबर दे देते हैं. अब ये जो हमारा इक्वेशन आया 4th, उसे हम 2 बार उसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. एक्स से हमें इसे 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है. तो पहली बार करेंगे तो डेल साई का क्या होगा? डेल साई बाई डेल एक्स. इसे हम डेल कहते हैं. वो तो डेल साई बाई डेल एक्स. और यहाँ पे क्या होगा? ए तो कांस्टेंट है, ए का ए ही रहेगा. अब ई रेस टू एक्स हो हमारा, तो उसका क्या डिफ्रेंशिएशन होगा? ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स ही होता है. तो यहाँ पे ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स. तो अब क्या होगा? अब इसका होगा x का, जो यहाँ पे उसका डिफ्रेंशिएट होगा x से. तो आई एच कट तो हमारा कांस्टेंट है, तो वो तो वही रहेगा. अब px, यहाँ पे px का क्या होगा? p कांस्टेंट है तो x का 1 हो जाएगा, तो p आ गया. अब यहाँ पे हम x से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो t हमारा क्या होगा? कांस्टेंट. इसलिए ये वाला तो 0 हो जाएगा. इसलिए हमें क्या मिला यहाँ पे? a ई रेस टू आई बाई एच कट पी एक्स माइनस ई टी इंटू आई एच कट बाई आई बाई एच कट इंटू पी. अब यहाँ पे हम देख ले तो a इंटू ई रेस टू आई एच कट आई अपॉन एच कट पी एक्स माइनस ई टी, ये हमारा क्या है? साई है. ये हो गया ये हमारा. तो यहाँ पे हम इसके बराबर
साई लिख सकते हैं। तो हमारा डेल साई बाई डेल एक्स कितना हो गया, आई एच कट पी इंटू साई, ये हमारा साई हो गया। अब हमें 2 बार इसका डिफ्रेंशिएट करना है, तो दूसरी बार क्या होगा, यहाँ ये पहली बार हो गया, अब दूसरी बार तो डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर क्या आएगा, ये तो हमारा कांस्टेंट है, तो वो भी कांस्टेंट रहेगा, और आई अपॉन एच कट पी ये भी हमारा कांस्टेंट है, ये भी ऐसा ही रहेगा। अब ये ई रेस टू जो भी है, ई रेस टू तो वो तो हमारा उसका डिफरेंशिएट ई रेस टू ही होगा। अब यहाँ पे क्या करना है, इसका फिर से हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, तो क्या होगा उसका, आई अपॉन एच कट, वहाँ पे भी फिर से कांस्टेंट आ गया, तो आई अपॉन एच कट, और पी एक्स में से एक्स 1 हो जाएगा, और पी कांस्टेंट है तो 1 इंटू पी मीन्स पी आ गया, और यहाँ पे हम एक्स से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इसलिए टी तो कांस्टेंट है, इसलिए ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया दूसरा डिफ्रेंशिएशन। तो अब क्या होगा, ए इंटू आई मीन्स आई स्क्वायर, एच इंटू एच कट मीन्स एच कट स्क्वायर, पी इंटू पी मीन्स पी स्क्वायर, और ये हमारा ई रेस टू आई एच कट पी एक्स माइनस ई टी हो गया। अब क्या आएगा, माइनस ए, माइनस कहाँ से यहाँ पे आया, तो हम देखते हैं, यहाँ पे आई स्क्वायर है, तो ये हमने बोला था कि आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे माइनस ए पी स्क्वायर बाई एच कट स्क्वायर ई रेस टू आई एच कट पी एक्स माइनस ई टी। आगे हमने जैसे देखा कि ए इंटू ई रेस टू आई एच कट ये है, वो हमारा साई है, तो हम उसकी जगह साई लिख सकते हैं। तो हमारा क्या आ गया, डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर बाई एच कट स्क्वायर साई। तो हम इसे पी स्क्वायर साई को हमें लिखना है, तो क्या आएगा, पी स्क्वायर साई इज इक्वल टू एच कट स्क्वायर, सामने आ जाएगा तो माइनस एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर, ये हमारा 6th इक्वेशन हो गया। ये तो हमने एक से डिफ्रेंशिएट कर लिया। अब क्या होगा, नाउ इक्वेशन 4 डिफ्रेंशिएट बाय टी। अब ये इक्वेशन तो हमने दो बार कर लिया है डिफ्रेंशिएट एक्स, अब इसको हमें टी से डिफ्रेंशिएट करना है, तो क्या आएगा, डेल साई बाई डेल टी इज इक्वल टू ए तो कांस्टेंट है, ए का ए ही रहेगा। अब ई रेस टू एक्स फॉर्म में जो भी होगा उसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ई रेस टू एक्स। अब ये जो है उसका डिफ्रेंशिएशन होगा, तो क्या आएगा, आई अपॉन एच कट इज कांस्टेंट, देयरफॉर यहाँ पे आई अपॉन एच कट ही रहेगा, और यहाँ पे क्या होगा, पी इंटू एक्स में, क्योंकि हम टी से डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, एक्स वाला 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, टी होगा, टी से हमें डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो टी क्या होगा 1, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस ई, तो यहाँ पे हो गया माइनस आई अपॉन एच कट इंटू ई। तो हमारे क्या आ गया, डेल साई बाई डेल टी इज इक्वल टू माइनस आई अपॉन एच कट ई साई। तो हमने आगे देखा था ना, ए इंटू ई रेस टू आई एच कट ये वाला साई है, तो हम साई लिख सकते हैं। अब इसमें से ई साई को हम लिखते हैं, तो क्या आएगा, एच है वो इस तरफ ऊपर चला जाएगा, और आई है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये क्या होगा, ई साई इज इक्वल टू एच कट अपॉन आई माइनस डेल साई बाय डेल टी। अब यहाँ पे हम माइनस है उसको हम आई स्क्वायर लिख सकते हैं, आगे देखा था ना, आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है -1, तो -1 इज इक्वल टू हम आई स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आई स्क्वायर हो गया अपॉन इंटू एच कट अपॉन आई डेल साई बाई डेल टी। यहाँ पे एक आई कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 आई इंटू एच कट डेल साई बाई डेल टी, ये हो गया, ई साई बराबर हमें वैल्यू मिल गई, ये हमारा हो गया 7th इक्वेशन। तो फॉर फ्री पार्टिकल एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। हमने देखा था कि फ्री पार्टिकल होता है उसमें कोई इंटरेक्शन होता नहीं, इसलिए उस पर कोई फोर्सेस लगते नहीं, तो उसके टोटल एनर्जी कितनी होगी, उसके काइनेटिक एनर्जी के जितने।
तो उसका क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, p²/2m। हमने आगे यहाँ पे देखा था ना कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m। तो ये p²/2m हो गया। तो अब दोनों साइड हम साई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब ई साई की वैल्यू हमने अभी फाइंड की, ये 7th इक्वेशन। ई साई इज इक्वल टू हमें क्या मिला, IH कट डेल साई बाई डेल टी। ये आ गई ई साई की वैल्यू। अब यहाँ पे p² साई अपॉन 2m। तो यहाँ हम 6 इक्वेशन ले तो p² साई की हमें वैल्यू क्या मिली थी, ये। तो ये हो गई p² साई की वैल्यू और अपॉन 2m। तो इक्वेशन 6 एंड 7 से हमें ये इक्वेशन मिला। अब ये तो हमने क्या फ्री पार्टिकल के बारे में बात कर ली, उसके हमें एनर्जी का इक्वेशन मिल गया। अब जो हमारा पार्टिकल फ्री ना हो तो क्या होगा, इफ पार्टिकल इज नॉट फ्री द एनर्जी इज, तो उसके हमारा पार्टिकल फ्री ना हो तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, तो उसकी टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जितनी होगी। तो अब यहाँ पे हम दोनों साइड साई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ई साई की वैल्यू हमने आगे देखी, तो क्या होगी, ई साई इज इक्वल टू ये, तो ये होगा, इसे हम राइट साइड लिखते हैं। अब ये p² साई की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई इतनी, तो h² डेल स्क्वायर साई बाई डेल x 2m, और यहाँ पे v(x) साई ये हो गया। इन इक्वेशन 6 और 7 से हमें ये मिल गया। अब ये हमारा क्या है, दिस इज द टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर 1 डायमेंशन। ये सिर्फ हम वन डायमेंशन में ही अभी तक हम कर रहे थे। अगर हमें 3 डायमेंशन में लिखना हो तो श्रोडिंगर इक्वेशन कैसा होगा, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर 3 डायमेंशन इज -h²/2m। यहाँ पे जो हमें x सिर्फ ले रहे थे वहाँ पे क्या आ जाएगा, y(n(z) प्लस v साई इज इक्वल टू IH का डेल साई बाई डेल टी। अब हम इसको डेल स्क्वायर से भी लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर बाई डेल x स्क्वायर, डेल स्क्वायर बाई डेल y स्क्वायर, डेल स्क्वायर बाई डेल z स्क्वायर, इसे हम डेल स्क्वायर लिखते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि डेल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, डेल स्क्वायर अपन डेल x स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर इंटू डेल y स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपन डेल z स्क्वायर। तो ये हमारा डेल स्क्वायर हो गया। आसानी होती है लिखने में, इसलिए हमें इसको एक फॉर्म में लिखते हैं डेल स्क्वायर इसको, इसलिए ये हमारा 3 डायमेंशन में हो गया टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो ये इक्वेशन हमें क्या बताता है, ये इक्वेशन हमें बताता है कि आपके पास जो कोई भी वेव इक्वेशन है उसका कोई भी पार्टिकल का, तो वो श्रोडिंगर इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे उस वेव इक्वेशन के लिए, तो उस पार्टिकल का वेव फंक्शन समय के साथ कैसे बदलेगा वो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं।